नमस्कार, बड़ी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दिल्ली में एनसीपी की जो लड़ाई है, महाराष्ट्र से पहुंच गई। शरद पवार ने यहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक की जिसमें उन्होंने प्रफुल्ल पटेल और अपने भतीजे अजीत पवार समेत करीब 12 लोगों को पार्टी से बेदखल कर दिया। वहीं अजीत पवार के खेमे ने कहा कि शरद पवार तो प्रेसिडेंट है ही नहीं, हमने उन्हें पहले ही निकाल दिया है, तो इस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है। शरद पवार ने सीधे सीधे ये भी कहा कि मैं चाहे 82 साल का हो जाऊं या 92 साल का, अभी भी असरदार रहूंगा। लेकिन इस पर शरद पवार के वार पर अजीत पवार कैंप का क्या है पलटवार? हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने छगन भुजबल से बातचीत की, पहले आपको वो सुनवाते हैं। पिछले एक हफ्ते में महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीति एक बार फिर से बदली है, उससे 2022 की यादें एक बार फिर से ताज़ा हो गई हैं। शिवसेना में जिस तरह से दो गुट हुए थे, उसके बाद ही शायद किसी ने सोचा होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में वापस ऐसा कोई बदलाव होगा। लेकिन 2023 में हमने देखा किस तरह से अब एनसीपी के भी दो गुट हो गए हैं, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए। शुरुआत में सबसे रीसेंट डेवलपमेंट के साथ करूंगा। संडे से बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। आज दिल्ली में शरद पवार जी की जो बैठक हुई, उसमें यह फैसला लिया गया कि जो 9 विधायकों ने शपथ लिया, उसके साथ सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और जो कोहली साहब हैं, उन सभी को पार्टी से एक्सपेल किया जाएगा। आप इसे किस तरह से देखते हैं? एनसीपी प्रमुख जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, वो आज वहां पर फैसला ले रहे हैं आप लोग को पार्टी से एक्सपेल करने का। देखिए, जब पार्टी बनी ना, तो मैं पहला आदमी था जो इस पार्टी बनाने में उनके साथ गया। मैं कांग्रेस में था और कांग्रेस के होते हुए मैं विधान परिषद में काउंसिल में लीडर ऑफ अपोजिशन का काम कर रहा था और शिवसेना बीजेपी की सरकार के ऊपर जो है हमला कर रहा था। और जब उनको बाहर निकाला गया कांग्रेस से और नई पार्टी बनाने, तब जहाँ मेरा जो सरकारी विरोधी पक्ष नेता के हैसियत से बंगला 18 जो मंत्रालय के सामने, वही इस पार्टी की स्थापना हुई। सारे जो 1000 एफिडेविट बनाने वो वहीं के हुए। कहीं जगह नहीं थी ऑफिस के। रात दिन हम लोग काम करते रहे। निशानी क्या हो, बार बार उसके ऊपर वही काम मेरे बेडरूम में करते थे बैठकर बच्चे लोग, ये लोग सब। क्या नाम होगा, क्या है झंडा होगा। और फिर जब रैलीज और अधिवेशन होने का समय आया, तो हमारे बच्चों ने, समीर पंकज ने और उनके जो साथियों ने षणमुखानंद हॉल सुबह वहाँ सारा अधिवेशन और शिवाजी पार्क के ऊपर जो है लाखों की जो सभा, उसका आयोजन 4-4 दिन तक सोए ने किया था। और वही फिर से हमको दोहराना पड़ा है। बात यह है कि पार्टी से जो है ओरिजिनल वो थे, तो मैं भी महाराष्ट्र के पार्टी का अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष रहा हूँ। बात यह है कि अब जो है सामने आपके कानूनी ढंग से जो है, अजीत पवार ने भी कहा कि भाई ये जो मीटिंग हो रही है वो गैर कानूनी है, क्योंकि वो अध्यक्ष नहीं रहे। अध्यक्ष जो पार्टी के अजीत दादा पवार हुए हैं। मेरा सवाल सर इससे ही जुड़ा हुआ है। शपथ विधि के अगले दिन आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम वहीं पर सह्याद्री में मौजूद थे। तब जब पूछा गया कि पार्टी का अध्यक्ष कौन, तब अजीत दादा ने ही कहा शरद पवार। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि 30 तारीख को ही शरद पवार जी को पार्टी के अध्यक्ष पद से निकालने का फैसला जो है लिया गया, चुनाव आयोग को भेजा गया। लेकिन इसके बावजूद कल भी जो बैठक हुई, उसमें सबसे बड़ी तस्वीर उनकी ही थी। तो इसे किस तरह से समझा जाए? 2 सवाल पूछ रहे एक साथ। उस समय जो है शायद अजीत पवार चाहते थे कि सारे पत्ते जो है हम खोल ना दे। क्यों खोले? समय आने पर जो मालूम पड़ेगा सबको कि क्या हुआ है। और कल भी जो है मैंने खुद कहा था कि भाई ठीक है, जो हुआ से हुआ, मगर आज भी हम पवार साहब की इज्जत करना चाहते हैं, उनको सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए उनकी तस्वीर लगाओ। हमने लगाया। और कल मेरे भाषण में भी हमने कहा कि वो हमारे गुरु है, नेता है, मगर जो उनके इर्द गिर्द जो लोग जमा हुए हैं, जिनकी वजह से जो है
कई सारे पहले भी घटनाएं घटी है, ये जो नहीं होनी थी, बीजेपी के साथ बार बार चर्चा करना, जाने का तय होना और फिर पीछे हटना, क्या ये सब जो हुआ एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। 2014 से यही जारी है हमारे साथ। फिर भी मैंने कहा कि ठीक है, जो है हम सब भूल कर आगे चलते हैं, अब करें, साहब का हम सम्मान रखें, अब क्या करें। साहब बोल रहे मेरा फोटो न तस्वीर मत लगाओ, और जिनको कुछ मालूम नहीं कि 91 से छगन भुजबल कैसे उनके साथ खड़ा होकर लड़ रहा, कांग्रेस से निकाला गया, तब में कांग्रेस का विरोधी पक्ष नेता था, कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मेंबर था, मैं पहला आदमी था कि मैं पवार साहब के जाऊंगा। मैंने कहा जैसे कि मेरे जो गवर्नमेंट का निवास था वहीं जो है इस पार्टी का जन्म हुआ। तो बात यह है कि तब से और इतना लड़ा उन सबके सामने में, जब विरोधी पार्टी है तो हमारा काम जो है लड़ना, पूरी ताकत से हम लड़े। हमने कई सारे लोगों को क्या कहे कि हमारे घर के ऊपर हमला हुआ, बाल बाल बचे, एक बार नहीं कई बार। हमारे भाषण से कई बार लोग हर्ट भी हुए, उसकी भुगतान भी हमको देनी पड़ी। बिल्कुल हमने पार्टी के लिए करना था, क्योंकि जब तक वो करेंगे नहीं हमारी पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। हम गोल गोल बात नहीं करते रहे कभी। लेकिन 24 साल बाद पार्टी को भविष्य को लेकर फिर से सवाल उठने लगा है। वो भी अब अलग अलग जगहों पर जाएंगे और प्रचार करेंगे, अलग अलग चीजें कह रहे हैं। आप लोगों ने भी कल उन्हें दैवत, विट्ठल, वो सारी चीजें कही हैं। बिल्कुल, तो फिर अब आगे कैसे होगा? नहीं बोलेंगे क्या जी? वो बोलते हैं कि नहीं बोलना, मेरा तस्वीर नहीं लेना है, नहीं लेंगे। क्या हमने हमारा काम किया, क्या हमने हम चाहते थे, मगर वो नहीं, वो फिर जो है जो हमको कि मत कहो, ये करो। अब वो सारे जो लीडरान जो बैठे हैं वो सोचेंगे भाई आगे क्या करना। और अजित पवार ने तो कल डिक्लेयर कर दिया, जहाँ वो जाएंगे वहाँ अजित पवार जाएगा। जी सर, इसके अलावा एक जो आरोप या सवाल उठ रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने, जिस राज्यपाल ने फुले जी का अपमान किया था, उनके ही पार्टी वालों के साथ आप लोग बैठने वाले हैं। ये किस तरह की आइडियोलॉजी को आगे लेके जाने की बात की जा रही है, इसे लेकर बार बार कहीं ना कहीं निशाने पर आप हैं और आपको लेकर ही ये सवाल पूछा है। ठीक है ना, तो फिर शरद पवार साहब क्यों जाते थे उनके साथ बात करने के लिए बार बार? दिल्ली में क्यों उनके साथ जो बैठते थे और बार बार उनसे प्रॉमिस करते थे बीजेपी कि हम तुम्हारे साथ आते हैं। कई बार बोलते शिवसेना का छोड़ो, इसको छोड़ो, ये करो, वो करो, वो करो। क्या वो भी तो फुले शाहू अम्बेडकर का नाम लेते हैं? और मैं आज भी फुले शाहू अम्बेडकर का नाम लेकर एक काम करूँगा। मैंने समता परिषद है, महात्मा फुले समता परिषद, ओबीसी के लिए काम कर मैंने शुरू भी कर दिया है। क्या और मैं और जब किसी ने उसके ऊपर, ये मेरे तो भगवान है, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, शाहू महाराज और अम्बेडकर, बस जी। उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं जरूर आवाज उठाऊंगा। मगर अगर ओबीसी के प्रश्न जो है, पिछड़ों के जो सारे सवाल अगर मुझे हल करना है तो सब लोग जा रहे हैं सत्ता में, मैं अकेला बैठकर उधर क्या करता भाई? मैं भी उनके साथ गया कि भाई हमारा काम करो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसके पहले जब शिंदे और फडणवीस की सरकार आई, हमने कहा कि भाई मंत्रालय में जिजा माता का बहुत बड़ी तस्वीर जो है लगाई हुई है, छत्रपति शिवाजी महाराज बाबा साहब अम्बेडकर की, जरा महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाओ। 1 महीने के भीतर उन्होंने लगाया। मैंने कहा कि पहली जो है लड़कियों की स्कूल जो भिड़ेवाड़ा जो है वो फिर से जो है एक मोनूमेंट बनना चाह रही। उन्होंने तुरंत जो है मीटिंग में काम कर, बस मैंने कहा जब वो फडणवीस जो है उधर शिंदे साथ के साथ जो है उन्होंने सरकार बनाई, तब माठिया कमीशन की सारी रिपोर्ट जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि इनको जो एम्पिरिकल डाटा नहीं है इसलिए नहीं मिलेगा आरक्षण की जो बात जो ओबीसी की, तो जो मध्य प्रदेश ने बनाया वो हमने भी बनाया। मगर वो सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश भारत सरकार ने मदद की थी, उनको सपोर्ट किया था तुषार मेहता साहब। मैंने फडणवीस को कहा, साहब फडणवीस जी जो उनको मदद हुई है, आप कृपया जो है तुषार पवार के साथ और तुषार मेहता साहब के पास जाइए और उनको
हमारी मदद करिए कि उन्होंने और हमारा आरक्षण। बिल्कुल, मैं आप बता रहे थे कि किस तरह से सरकार ने मदद की। आखिरी सवाल, आपने इस पूरे पार्टी को देखी है, क्या आपको लगता है कि ये दोनों वापस आगे मिल पाएंगे, या जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ कल से बातें आई हैं, पवार परिवार के दो गुट हो गए हैं, क्या वो आगे मिल पाएंगे, या इस पार्टी का भविष्य क्या हो? मैं भविष्यवेत्ता तो नहीं हूँ, मगर जिस ढंग से एक दूसरे के ऊपर प्रहार हो रहा है वो देखते हुए मुझे बड़ा कठिन लगता है इसके सामने। फिर आगे क्या होता है मैं नहीं बोल सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने की समय की कमी है उसके बावजूद। जिस तरह से आपने सुना, महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर हैं छगन भुजबल, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसी चीज़ें थी, कई सारे कारण थी जिसके वजह से जो फैसला लिया गया। पार्टी के अध्यक्ष अब अजित पवार हैं और आगे का फैसला उनकी ओर से और पार्टी की ओर से लिया जाएगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। तो आपने सुना छगन भुजबल किस तरीके से कहते हुए कि शरद पवार अब पार्टी में उनकी वो वक्त नहीं रह गई जो पहले होती थी। लेकिन उसी पर शरद पवार ने आज एक बहुत जरूरी मीटिंग की। उस मीटिंग में अपने लोगों को बताया कि अभी भी पार्टी में उन्हीं की ही चलेगी। 12 लोगों को उन्होंने पार्टी से निष्कासित भी करा। आज यहां पर यह भी बताया गया कि राहुल गांधी आए थे अपना समर्थन उनको देने के लिए। शरद पवार ने मीटिंग के बाद क्या कहा, आपको पहले वो सुनवाते हैं। किसी ने कुछ कहा मुझे मालूम नहीं। अब तो मुझे एक बात पक्की है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। दूसरा किसी ने अपने नाम पर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बात कही, तो बात कह सकते हैं, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई सच्चाई नहीं। तो अब सबकी निगाहें इस बात पे टिकी हैं कि आगे क्या होगा एनसीपी की इस फूट में, परिवार की इस लड़ाई में। सबसे पहली बात, जो दोनों तरफ से अयोग्यता की बात हो रही है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, एमएलएज जो हैं उसका फैसला स्पीकर लेंगे और किसी का उसमें हस्तक्षेप नहीं है। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह का फैसला अब इलेक्शन कमीशन को लेना है। दोनों तरफ से इलेक्शन कमीशन को पिटीशंस भेज दी गई हैं। विधायकों की अयोग्यता का फैसला स्पीकर को लेना है, महाराष्ट्र की जो विधानसभा है उसमें, और सांसदों की अयोग्यता का फैसला लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के स्पीकर को लेना होगा, क्योंकि सुनील तटकरे जिनको निकाला गया है वो लोकसभा से आते हैं और प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा के हैं। तो अब लड़ाई खेमे और पार्टी से बाहर निकलकर इन संविधान के पदों तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र की राजनीति पे, एनसीपी के भविष्य पर जो भी कुछ हो रहा है उस पर सबसे पहले NDTV पर हमारे साथ खबरों के लिए बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।